नेपाल में हिंसा, भारत बॉर्डर पर बढ़ी सुरक्षा। नेपाल में उग्र प्रदर्शन, सीमा पर हलचल। सोशल मीडिया पर बैन को लेकर शुरू हुए आंदोलन की आग नेपाल में लगी, लेकिन चिंगारी भारत में भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यही कारण है कि भारत की सरकार और एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई हैं। नेपाल से लगी भारतीय सीमा पर पहरा बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में भी नेपाली दूतावास की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। तस्वीरें नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के बहराइच और महाराजगंज की है। नेपाल के बांका जिले में प्रदर्शनकारियों के तांडव के बाद बहराइच में एसएसबी ने मोर्चा संभाल रखा है। बॉर्डर पर हर तरह की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है। स्थानीय पुलिस और एसएसबी के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। बॉर्डर की जो नागरिक है उनको मैं सुरक्षित रखूं और ज़्यादातर मेरी जो है वो मेरे इंडियन साइड के नागरिक हैं, उनको मैं सुरक्षित रख पाऊं। बाय द सेम टाइम मेरा ये ध्येय भी रहता है कि मेरे पड़ोसी देश के जो बॉर्डर के लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें, उनको भी किसी तरह की कोई जनहानि ना होने। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सत्ता भरभरा कर गिर चुकी है, लेकिन युवाओं का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत नेपाल सीमा पर यूपी के महाराजगंज से सटे नेपाल के कस्टम कार्यालय को प्रदर्शनकारियों ने जलाकर राख कर दिया है। उसके बाद महाराजगंज को संवेदनशील मानते हुए लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रात भर महाराजगंज के डीएम और एसपी मौके पर मुस्तैद नजर आए। तो हमारे नागरिकों को, हमारे क्षेत्र के जो भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार की किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे स्थिति सामान्य है और सारी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है और कोई भी यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं है। नेपाल के युवाओं की लड़ाई भारतीय पर्यटकों के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई है। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से कई पर्यटक परेशान नजर आ रहे हैं। जान देगा बहुत कष्ट से मेचे आए, हॉस्पिटल से आए हैं। उधर मतलब अभी सिचुएशन मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जो लोकल पब्लिक है ना, उन्होंने मतलब पुलिस से वेपन मतलब पार्टी में उठा लिया। तो अभी तो आज से 10-15 दिन स्ट्राइक चलेगा उधर। अभी बहुत अच्छा लगा, मतलब जान वापस आ गया। मतलब इंडिया तरफ साइड ठीक ही है, काकरबिटा तरफ अभी नेपाल साइड जो है उस साइड में ठीक नहीं है। आगे पब्लिक मूवमेंट शुरू हुआ, सिर्फ ओनली जो हमारा इंडियन भाई लोग जो उस पर है उन लोगों को सिर्फ लेके आ रहे हैं और इधर जो नेपाल का भाई लोग है उन लोगों को भेजा जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नेपाल से सटे यूपी के बहराइच और महाराजगंज कितने संवेदनशील हैं और सुरक्षा चाक चौबंद होना क्यों जरूरी है। नेपाल भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार से अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल के जिस बांके जिले में हिंसा भड़की, यूपी के बहराइच से उसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर है। तो वहीं महाराजगंज में जिस सनौली बॉर्डर को सील किया गया है, काठमांडू में उसकी दूरी करीब 250 किलोमीटर है। सनौली से ही सबसे व्यस्त बॉर्डर है। बिहार के रक्सौल से नेपाल का सबसे विकसित औद्योगिक शहर वीरगंज जुड़ा है। सुरक्षा के मद्देनजर इन इलाकों में एजेंसियों की पैनी नजर है। पड़ोसी मुल्क नेपाल से भारत के संबंध तो ठीक ठाक ही रहे हैं, लेकिन हिंसा की चिंगारी कब बड़े विस्फोट में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए सीमाओं पर सुरक्षा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में बड़ी प्रशासनिक मीटिंग चल रही है, जारी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक हो रही है। सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ अहम चर्चा हो रही है। इमरजेंसी सेवाओं की आपूर्ति पर फोकस रहने वाला है। तो देखिए, नेपाल में हर तरीके से चीजें सुचारू हो सके उसको लेकर काम किया जा रहा है और बड़ी प्रशासनिक मीटिंग लगातार जारी है। और इसी बीच आपको बता दें कि हिंसा के दौरान नेपाल में भीड़ ने जेल पर भी हमला कर दिया। भारत नेपाल सीमा से सटे सोमेश्वर इलाके में भीड़ ने जेल ब्रेक कर कैदियों को रिहा करवा दिया। दावा है कि 500 से ज्यादा कैदी फरार भी हो गए हैं। जलेश्वर जेल के ठीक बाहर मौजूद हूँ। ये नेपाल के महोत्तरी जिला में आता है जलेश्वर जेल। यही इसी जेल से कल
576 कैदी भागे थे। 576 कैदी, ये कारागार कार्यालय महोत्तरी जलेश्वर यही जेल है जहां पर कल जो चूंकि नेपाल में स्थिति ऐसी है कि अराजक स्थिति है और लगातार जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी भवन हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो ये महोत्तरी जिला अदालत भी यहाँ पर है और ये जेल जहाँ से कैदी भागे थे। कितने कैदी भागे थे सर? अच्छा, आप लोग बोलने से कितने तैयार नहीं है। फिलहाल गेट को यहाँ पर लॉक कर दिया गया है, लेकिन इसी गेट से, और समझिए कि 2 गेट है, आप घेरा देखिए, 2 गेट है। नेपाल कारागार जो कि ये जलेश्वर बहुत पुराना जेल है, ये माना जाता है बहुत पुराना, और इस जेल से 1-2 नहीं करीब 576 कैदी, और बताया जा रहा है कि सिर्फ 1 कैदी रह गया जिसे फिलहाल आगे प्रहरी कार्यालय में रखा गया है। यहीं पर ठीक आप मेरे पीछे इधर देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप, महोत्तरी जिला अदालत है, ये यहीं पर पेशी भी होती है। तो समझिए जिला अदालत जहाँ पर है और ये पूरा जेल, इसके पीछे अगर आप दिखा सकें यहाँ पर, यहाँ से तो पीछे पुरानी जो बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग में कैदी रहते थे, और एक भी कैदी अब इस जेल में नहीं बचे हैं। जो कल जलेश्वर में हालात ख़राब हुए, काठमांडू से लेकर जो पूरे नेपाल में आग फैली और उस आग का असर यहाँ तक देखने को मिल रहा है। हम लगातार नेपाल बॉर्डर में हम जब घुसे तब से ही लगातार कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर लोगों के आवाजाही पर फिलहाल रोक लगी हुई है, बहुत कम लोग निकल रहे हैं, बाज़ार दुकान कम खुले हुए हैं, और ये जेल जो है ये जेल ब्रेक हुआ है, जो बहुत बड़ी घटना, इस तरह की घटनाएं, जेल ब्रेक की घटनाएं और भी ज़िलों में हुई है, लेकिन जलेश्वर से शुरुआत हुई और इस जलेश्वर में जेल ब्रेक हुआ। यहाँ आसपास जो कुछ लोग हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास मकान में भी लोग रहते थे, उन लोगों ने भी देखा होगा। ये माता जी, कल जेल टूट गया, कैदी से भाग गया, आप कल इसी जेल से भागा था कैदी से? जी, इसी जेल से भागा था। तो आप लोग थे यहीं पर? जी, यहीं पर थे। तो कितने कैदी भागे? 500 समथिंग है कुछ। 576 बताया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर क्या कैसे हुआ था, मतलब आप यहीं पर मौजूद रहेंगे, बता देंगे? वो आंदोलनकारी आया, उसके बाद यहाँ से कैदी भी भीतर से जेल तोड़ा और सब निकल गए। आंदोलनकारी कितनी की संख्या में आए थे? 1000 से ज़्यादा रहे होंगे। 1000 से ज़्यादा। यहाँ पर कोई सुरक्षाकर्मी मतलब सब भाग गया था? सुरक्षाकर्मी तो थे, मगर दोनों तरफ से जब वो होता है तो सबका अपना अपना जान प्यारा है ना, तो सब निकल गए। उसके बाद सुरक्षाकर्मी साइड हो गए। किस तरह भागे? सब सीधे भागे? इधर भागे हैं। इधर भागे हैं पश्चिम के ओर। अच्छा, इतनी संख्या में जेल से कैदी भागे, अपराधी भागे, आप लोगों में भी डर होगा? आप लोगों में भी डर तो बहुत है कि अब उसमें सभी प्रकार के लोग थे, कभी कुछ भी हो सकता था, तो डर तो बहुत था। हम लोग घर में भीतर छत पर थे कि नीचे कुछ होगा भी तो हम लोग छत पर सुरक्षित रहेंगे। लूटपाट की भी घटनाएं हुई? अभी तक तो नहीं सुनने में आया, हो सकता है। अभी तक सुनने में नहीं आया कि कुछ लूटपाट हुआ, कैदी ने कुछ लूटा, जो उनका सामान था वो लूटा, वो लेके गया, मगर अभी तक ऐसा कोई सुनने में नहीं आया। अभी हालात, कल क्या हालात थे यहाँ पर जलेश्वर में? कल और भी जगह पर उपद्रव हुआ? यहाँ पर हुआ, उसके बाद जलेश्वर नगर पालिका में उपद्रव हुआ और मोटा मोटी और सब सामान्य रहा। इधर नगर पालिका थाना में भी, शायद थाना को भी जलाया? थाना को नहीं कुछ हुआ। अच्छा, थाना में कुछ नहीं। तो ये समझिए कि जेल ब्रेक के जब हुआ था तो ये उसके चश्मदीद हैं जिन्होंने कहा कि 1000 की संख्या में यहाँ पर आंदोलनकारी आए थे, प्रदर्शनकारी आए थे, और 1000 की संख्या में अचानक घुसे, और जेल के अंदर भी जो कैदी थे वो भी यहाँ से भागने की फिराक में थे और उनको भगाया गया एक तरह से। तो जेल में जब घुसे तब जो यहाँ पर प्रहरी कहा जाता है, सुरक्षाकर्मी कहा जाता है, वो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, लेकिन चूंकि संख्या इतनी बहुत ज़्यादा थी, अभी भी सुरक्षाकर्मी आपको देख सकते हैं जो जेल के अंदर मौजूद हैं। चूँकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है लगातार आज सुबह से, तो आज बारिश के कारण, या फिर आप कह सकते हैं कि अभी स्थिति थोड़ी सामान्य आप मान सकते हैं, लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। और इस जेल ब्रेक की घटना के बाद से यहाँ के लोगों में दहशत है, यहाँ के लोगों में खौफ है। लोग
चूंकि 576 अपराधी भागे हैं, अलग अलग मामलों में वो अपराधी कैदी थे, इसलिए लोगों में एक डर का माहौल है। और इस जेल ब्रेक की घटना के बाद से आज क्या कहीं कोई लूटपाट की घटना हो जाए, इसी आशंका से लोग सहमे हुए, डरे हुए हैं। और इस तरह की घटनाएं और भी नेपाल में हुई हैं, जो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत के साथ मैं सुमित झा, जलेश्वर, नेपाल। तो जलेश्वर से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। अब आपको बता दें कि हिंसा के बाद भारत नेपाल सीमा पर भी भारी सतर्कता देखी जा रही है। आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नेपाल के अंदर सेना ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। भारत नेपाल सीमा सोनौली बॉर्डर के हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो दोनों तरफ की जो सिक्योरिटी फोर्स है वो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर खड़ी हुई है और भारी संख्या में लोग आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या बात है भाई साहब? सर यहाँ पे सर बहुत सारी समस्याएं हैं, जो कि सर पार्किंग को लेके यहाँ पे सर कोई भी सेफ नहीं है। नेपाल सरकार बोल रही है सर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो खुद की जिम्मेदारी नहीं ले सकते सर, तो हमारी गाड़ियों की, हमारे माल की क्या जिम्मेदारी लेंगे? कोई गाड़ियाँ नेपाल साइड में? हाँ सर, नेपाल पार्किंग में खड़ी हुई है सर। उसमें खाली गाड़ी है या सामान? सामान है सर। हाँ कुछ सामान के साथ है भी है। कहीं गाड़ी को जलाने दिया जाए या तोड़ने दिया जाए? तो वो तो सर उसका ऊपर है कि क्या पता क्या हो सकता है। कुछ गाड़ियाँ इसमें केमिकल की ऐसी गाड़ियाँ हैं जो सर अगर एक किसी में भी आग लग जाए तो यहाँ एरिया कुछ बचेगा ही नहीं सर। अच्छा, ऐसी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी। गाड़ियाँ जो है केमिकल से भरी हुई, खुद विस्फोट है, यानी कि अपने आप में वो एक बम की तरह है कि अगर उसमें कुछ होता है तो कहीं पूरा एरिया जो है वो तबाह होगा। हाँ, पूरा एरिया तबाह हो जाए, कुछ नहीं बचेगा सर। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह की गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिसमें बहुत ही खतरनाक रसायन भी भरे हुए हैं। अगर उनमें कहीं न कहीं आग लगता है तो पूरा का पूरा एरिया साफ हो सकता है। अभी और भी लोग हमारे साथ हैं। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखिए ये लोग अपनी बात रख रहे हैं कि किन मामलों को लेकर आप यहाँ आए हैं भाई साहब? सर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है भंसार में, इंडिया की गाड़ी है। अब इंडिया में उसमें भंसार में अंदर आग लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। सब सामान भरा है गाड़ियों में? सब गाड़ियों में सामान भरा हुआ है, कोई भी सुरक्षा नहीं है नेपाल की। 10 दिन से खड़े हैं यहाँ पे जी। 10 दिन से ऐसे हालात है? हाँ जी, 5 दिन से ऐसे हालात है यहाँ पे। जी क्या कहें भाई साहब, कितने दिन से आप हैं? मैं 5 दिन से। हाँ जी, क्या है माहौल यहाँ का? मेरी तो खाली गाड़ी है, गेट पास भी कट चुका है। केवल आने नहीं दे रहे हैं? हाँ। कहाँ पे खड़ी है गाड़ी? अंदर भंसार में। उधर नेपाल साइड में? हाँ। हमारा सब ये अपील है कि हमारा इंडिया का गाड़ी है, हमारे इंडिया वापस मंगाया जाए। हम सबको बहुत दिक्कत हो रही है। गाड़ी भारत? हाँ, हमें वापस चाहिए, लोड गाड़ी चाहिए यहाँ के। भारत में ले लें वापस, भारत की गाड़ी भारत में ले लें। सर जी, अब ये बताओ, ड्राइवर गाड़ी के अंदर पड़ा है, वो हमारा घर बार तो यहाँ पे है नहीं, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? डर है कि कहीं गाड़ियों में आगजनी ना हो जाए तो जो सामान है। सही बात बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो हमने बुझाई है जो जब जिस तरह का यहाँ माहौल है, ये ग्राउंड जीरो है। आप देख सकते हैं कि इसको शून्य ये स्थान बोला जाता है। दोनों तरह के बीच का ये मैटर है, जहाँ पर एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ भारत है। लेकिन देखिए किस तरह से जो भारत की जो फोर्स है वो देखिए किस तरह से, आप देख सकते हैं ना कि भारत की फोर्स पूरी तरह से अलर्ट है। आप देख सकते हैं कि पूरे अपने ड्रेसअप में भारत की जो फोर्स है, जो सिक्योरिटी फोर्स है वो खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि एकदम पूरी तरह से अलर्ट, क्योंकि कल का जो हालात था, वाकई में कल का हालात बहुत खतरनाक था। जिस तरह से वहां पर आगजनी हो रही थी, जिस तरह से वहां पर अराजकता हो रही थी, जिस तरह से वहां पर हत्याएं हो रही थी, उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि जो भारत का जो भी सीमावर्ती जो जिला है, वहां पर जो भी अपने आने जाने का आवागमन का जो मुख्य मार्ग है, उसको पूरी तरह से इसी तरह से उसको ठीक किया गया है। वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, लोकल पुलिस है, तमाम जो कप्तान है जिलों के, वो लगातार गश्त कर रहे हैं। तो सोनौली बॉर्डर से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे थे। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं 2 दिनों की हिंसा के बाद। आज नेपाल में शांति है, लेकिन हिंसा के सबूत जो आज भी जहां तहां बिखरे पड़े हैं। आप देख सकते हैं राजधानी काठमांडू में इमारतों से निकलता धुआं हिंसा की भयावहता दिखा रहा है। नेपाली संसद, सिंह दरबार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और तमाम महत्वपूर्ण इमारतों को आग लगाकर बर्बाद कर दिया गया। तो आपने खबर खूब देखी और सुनी कि नेपाल जल रहा है, नेपाल राख हो रहा है, नेपाल में अराजकता है, युवाओं का प्रदर्शन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन है। ये सब कुछ सुनने के बाद आपके मन में सबसे पहले सवाल आता है कि क्यों भाई, ये क्या हो रहा है?
क्या सोशल मीडिया बैन ही सिर्फ इसका कारण है या फिर इसके अंदर कोई और वजह है? क्यों नेपाल में युवा इतने हिंसक हो गए हैं? क्या ये सिर्फ बैन के घटनाक्रम के पास की कहानी है या फिर इस पूरी स्क्रिप्ट को पहले से ही लिखा जा रहा था? आप हमारे साथ बने रहिए, फिर हम आपको एक एक करके अंदर की पूरी कहानी समझाते हैं। ये आग आज नेपाल के संसद, पीएम के घर और बाकी सरकारी बिल्डिंग्स को जला रही है, लेकिन इसकी चिंगारी कई सालों से नेपाल में सोशल मीडिया के जरिए भड़क रही थी। पहले से ही कुछ क्रांतिकारी समूह और लोग इस पूरे मामले को हवा दे रहे थे। अब आपको हम कुछ सोशल मीडिया वीडियोस दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि नेपाल में भ्रष्टाचार फैला था और उसे सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया भी जा रहा था। ये वीडियो देखिए, इसमें आपको दिखेगा कि कैसे नेपाल के नेता और उनके बच्चे विलासिता वाला जीवन जी रहे थे, लेकिन जनता भूखों मर रही थी। नेताओं के हाथ में करोड़ों की घड़ी, लाखों के चप्पल, लाखों के जूते, विदेश में बच्चे और नेपाल में टैक्स देती जनता जो बेहाल थी। इसी को कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, क्रांतिकारी समूहों ने मुद्दा बनाया। जैसे ये वीडियो देखिए, इसमें दिखाया गया है कि नेपाल में नेता और उनके बच्चों का जीवन स्तर कितना अच्छा है, लेकिन आम जनता करा रही है, रोड पर है, भूख से तिलमिला रही है, मूलभूत सुविधाओं से परे। आंकड़ों की माने तो महज 20% लोगों के पास नेपाल में 56% संपत्ति मौजूद है, जिसमें नेपाली राजनेता भी शामिल है। सोचिए, देश की आम जनता और रसूखदारों के बीच में इतना बड़ा गैप, इतनी बड़ी खाई जो पार्टी नहीं जा सकती। नेपाल में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में नेपाल में 10.71% युवा बेरोजगार है। वहीं नेपाल की महंगाई दर 5.2% है। इस पूरे आंदोलन में भ्रष्टाचार मुद्दा रहा है। जैसे 2021 में गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला हुआ, 54,600 करोड़ का घोटाला था। 2023 में ओरिएंट कॉर्पोरेटिव घोटाला हुआ, 13,600 करोड़ का घोटाला था। 2024 में कॉर्पोरेटिव घोटाला हुआ जो 69,600 करोड़ का घोटाला था। इधर घोटाले हो रहे थे, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाई जा रही थी। बालेन शाह, जो अब इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा भी बन गए हैं, वो भ्रष्टाचार और सरकार के खिलाफ रैप गा रहे थे। और ऐसे कई कलाकारों की जमात थी जो इन सामाजिक मुद्दों पर देश के लोगों का ध्यान खींच रहे थे। कई क्रिएटर्स भी उनमें से एक थे। युवाओं में बढ़ रही बेरोजगारी से युवा नाराज थे। उनके गुस्से को ऐसे कंटेंट से हवा मिल रही थी और आखिरकार ये बम फूट गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, नेपाल में फंसे हुए विदेशी नागरिकों को लेकर ये बड़ी खबर यहां मिल रही है। सेना की ओर से साफ तौर पर कहा गया है, विदेशी नागरिकों के लिए नेपाल आर्मी का ये मैसेज है कि विदेशी नागरिक सुरक्षा एजेंसियों से मदद लें। नजदीकी सुरक्षा कर्मचारियों या सेना से वो तुरंत संपर्क करें। होटल टूरिज्म ऑपरेटर्स को समन्वय बनाने के भी निर्देश यहां जारी किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, क्योंकि कई ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो इस वक्त नेपाल में फंसे हुए हैं, जो मदद की गुहार लगा रहे हैं और विदेशी नागरिक सुरक्षा एजेंसियों से मदद लें। यह साफ तौर पर कहा गया है। तो नेपाल में सुरक्षा की कमान अब सेना ने संभाल ली है। आपने देखा कि ग्राउंड पर मौजूद है, शहरों में सेना के जवान मार्च कर रहे हैं। नेपाल की आम जनता प्रदर्शनकारी युवाओं के समर्थन में दिखाई दे रही है। देखिए ग्राउंड से एक रिपोर्ट। इस चौराहे से कल जुलूस निकला था और ये जो महादेव मंदिर है, इस महादेव मंदिर से जुलूस निकला था। पहले आप तस्वीरें देखिए, सारी दुकानें बंद हैं, कर्फ्यू लागू है। कल जो शाम से कर्फ्यू लागू था उसे बढ़ा दिया गया है, कर्फ्यू के समय को बढ़ा दिया गया है। सेना के जवान लगातार मार्च कर रहे हैं, जो कि हमने अपने रिपोर्ट में भी दिखाई। दुकानें सारी बंद हैं। लोग ज़रूर घरों से बाहर निकलकर चर्चा कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। मीडिया के कैमरे को देखकर भी आ रहे हैं, बात करने के लिए आ रहे हैं कुछ लोग। और ये सीधे सीधे उनके दिमाग में है कि अब जो हुआ वो सही हुआ, अब आगे अब नई सरकार चाहिए, नया संविधान चाहिए,
पूरी तरह से पारदर्शी सरकार चाहिए। गुस्सा था और ये महादेव मंदिर, यहीं से कल जुलूस निकला था, यहीं से पूरा जलेश्वर में, और कल जेल ब्रेक हुआ था। यहाँ जलेश्वर जेल से 576 कैदी भाग गए थे। 576 कैदी को वहाँ पर भगा दिया गया था। करीब 1000 की संख्या में प्रदर्शनकारी घुस गए थे। ये महादेव मंदिर है। क्योंकि हमारी कोशिश ये भी है कि लोगों की भीड़ ज़्यादा न जुटे। कैमरा देखकर भीड़ जुट रही है, यानी कर्फ्यू लागू है। सेना के जवान लगातार लोगों को बोल रहे हैं कि एक जगह पर ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। मार्च कर रहे हैं पूरे शहर में, सेना के जवान लगातार मार्च कर रहे हैं। कल जो हुआ, पहले वो बताइए, कल क्या क्या हुआ? कल यहाँ पर प्रदर्शनकारी और सेना के बीच में झड़प हुआ, पुलिस प्रशासन के बीच में। उसके बाद आंदोलन हम लोग शांतिपूर्ण किए। उसके बाद प्रहरी से डायरेक्ट दमन हुआ हम लोगों के पास। उसके इंसाफ में यहाँ पर तोड़फोड़ हुआ और कुछ नहीं हुआ ज़्यादा। आंदोलनकारी में आप भी हैं? हाँ, हम भी हैं। तो आप लोगों की क्या मांग थी? मतलब या काठमांडू से लेकर जो पूरा नेपाल एक तरह से जल गया, संसद भवन हो या सिंह दरबार हो, सब कुछ, ऐसा क्यों? इसका कारण है कि सोशल मीडिया सबसे पहले सरकार ने बंद कर दी, और 2046 के बाद जो आप लोगों को करीब 19 से 88 होता है, उसके बाद अभी तक नेता का संपत्ति 1988 में क्या था, अभी क्या है, वो छानबीन होने के लिए ये भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध में हम लोग मेन आंदोलन हमारा है। जो ये सरकार भ्रष्टाचार सबसे पहले बंद करे, और प्रधानमंत्री डायरेक्ट जनता के वोट से प्रधानमंत्री, किसी पार्टी का किसी गुलामी के आधार पर हम लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे। नेपाल में प्रधानमंत्री के लिए हम लोगों को डायरेक्ट जनता के बीच से जाना पड़ेगा। और अभी तक 2046 साल से 2082 तक में जितना नेता का क्या था, अभी क्या है, वो संपत्ति छानबीन हो, इसके लिए हम लोग आंदोलनरत है। तो देखिए ये लगातार और ये कुछ और भी लोग हैं। आप क्या कहेंगे? अब आगे क्या? जैन जी जो किया था बहुत बढ़िया किया है, लेकिन कुछ गलती भी हुआ कि घुसपैठी घुसकर कुछ जेल को कैदी सबको निकाला। इसमें कुछ बलात्कारी, मर्डर, इस सब का अब देश में कुछ जेल से करीब 576 कैदी भागे। ये आंदोलन में कहीं ना कहीं एक रंग में भंग पड़ गए। हाँ, ये कि क्या है कि जैसी जी जो हम लोग आंदोलन में थे उसमें भी घुसपैठिया था। उसी के आधार पर जो तोड़ फोड़ हुआ, जो हम लोग नहीं चाहते थे, मानवीय क्षति हम लोग कभी नहीं चाहते। हम लोग किसी पर्सनल व्यक्ति को कोई भी क्षति नुकसानी में नहीं थे, लेकिन उसी में 2-4 घुसपैठ है। जब ये आंदोलनकारी है, उसमें मास है, 2 आदमी आगे बढ़ गया तो कुछ हो गया, उसका निकल गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप भी मुझे लगा जेन जेड के ही हैं। जी कहिए। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ गुस्सा था या करप्शन के खिलाफ गुस्सा? सर देखिए, करप्शन के खिलाफ गुस्सा था, क्योंकि सोशल मीडिया तो बैंड होना एक तो, क्योंकि जो है ना फेसबुक ऐप सब तो हमारे नेपाल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा था, है ना। इसकी वजह से नेपाल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो बंद किया वो अच्छा ही किया है ना, और होना भी चाहिए। अगर 10 दिन बंद है तो हमको क्या घटा है। बट समस्या यहाँ पर ये है, किसी भी नेता के जो बच्चा है वो हमारे यहाँ पर पढ़ रहा है, यहाँ नेपाल में पढ़ रहा है, विदेश पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है? विदेश पढ़ रहा है। हम आम जनता, आलीशान जिंदगी है। जी एकदम आलीशान जिंदगी है। बैंक बैलेंस है, पैसा है, और पूरा अपना ख्वाब में जी रहा है। और बांग्लादेश पठाता है, कभी पाकिस्तान, अमेरिका पठाता है पढ़ने के लिए। लेकिन हम आम जनता लोग यहाँ पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, जहाँ का ना कोई टीचर अच्छा है, टीचर भी होगा तो वो भी घूस देकर पास होकर आया होगा, ऐसा है हमारे यहाँ का। और लोग बोलता है कि सीडीओ भी नहीं घूस खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। यहाँ का यही का आज से 2-2.5 महीना पहले का घटना है कि सीडीओ भी पकड़ाया था। मतलब ये देखिए, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा है, करप्शन को लेकर, यानी पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। और आम लोगों की जो मांग है या आम युवाओं की मांग है, रोजी रोजगार या शिक्षा, ये सारी चीज़ें इनसे ले ली गई, एक तरह से छीन ली गई। अगर वो मिले भी तो उसके लिए आप पैसा दीजिए। आंदोलन क्यों है ये भी समझ लीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा सोशल मीडिया बैन, घोटाला, बेरोजगारी, असमानता, भाई भतीजावाद और भारत से दूरी, चीन से करीबी, ये वो बड़े मुद्दे हैं। और सियासी अस्थिरता जिसकी वजह से ये जो तमाम आंदोलन इस समय आपने देखा है कि इतना बड़ा आंदोलन यहां पर किया गया। किस तरीके की स्थिति है नेपाल में, युवा आंदोलन क्यों हुआ है, चीन से करीबी, भारत से दूरी, और इसी के साथ में कैसे सोशल मीडिया बैन किया गया, जिसके बाद ये खूनी क्रांति यहां पर
पर देखी गई सियासी अस्थिरता भी एक बड़ी वजह नेपाल में रही है इस बड़े आंदोलन की, जिसकी वजह से जनहानि भी हुई, जिसकी वजह से नेताओं को यहां पर अपना देश छोड़कर जाना पड़ा। और इन्हीं नेताओं की आलिशान जिंदगी को देखते हुए यह सीधे तौर पर लोगों का जो गुस्सा था, युवाओं का गुस्सा था, वो फूट पड़ा कि नेताओं के जो बच्चे हैं वो आलिशान जीवन जीते हैं, विदेशों में पढ़ाई करते हैं और हमें यहां भ्रष्टाचार की जद में छोड़ चुके हैं। और हिंसा के बाद भारत नेपाल सीमा पर भी इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि सीमा पर भारी सतर्कता इस समय देखी जा रही है, वहां पर भी पुलिस के जवान तैनात है। इसी के साथ आने जाने वाले लोगों पर भी खासा नजर रखी जा रही है। ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत नेपाल सीमा सोनौली बॉर्डर के हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो दोनों तरफ की जो सिक्योरिटी फोर्स है वो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर खड़ी हुई है और भारी संख्या में लोग आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या बात है भाई साहब? सर यहाँ पे सर बहुत सारी समस्याएं हैं, जो कि सर पार्किंग को लेके यहाँ पे सर कोई भी सेफ नहीं है। नेपाल सरकार बोल रही है सर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो खुद की जिम्मेदारी नहीं ले सकते सर, तो हमारी गाड़ियों की, हमारे माल की क्या जिम्मेदारी लेंगे? कोई गाड़ियाँ नेपाल साइड में? हाँ सर, नेपाल पार्किंग में खड़ी हुई है सर। उसमें खाली गाड़ी है या सामान? सामान है सर। हाँ कुछ सामान के साथ है भी है। कहीं गाड़ी को जलाने दिया जाए या तोड़ने दिया जाए? तो वो तो सर उसका ऊपर है कि क्या पता क्या हो सकता है। इसमें केमिकल की ऐसी गाड़ियाँ हैं जो सर अगर एक किसी में भी आग लग जाए तो यहाँ एरिया कुछ बचेगा ही नहीं सर। अच्छा, ऐसी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी। गाड़ियाँ जो है केमिकल से भरी हुई, खुद विस्फोट है, यानी कि अपने आप में वो एक बम की तरह है कि अगर उसमें कुछ होता है तो कहीं ना कहीं पूरा एरिया जो है वो तबाह होगा। हाँ, पूरा एरिया तबाह हो जाए, कुछ नहीं बचेगा सर। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह की गाड़ियाँ खड़ी हैं जिसमें बहुत ही खतरनाक रसायन भी भरे हुए हैं। अगर उनमें कहीं ना कहीं आग लगता है तो पूरा का पूरा एरिया साफ हो सकता है। जिस तरह का यहाँ माहौल है, ये ग्राउंड जीरो है। आप देख सकते हैं कि इसको शून्य ये स्थान बोला जाता है। दोनों तरह के बीच का ये मैटर है, जहाँ पर एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ भारत है। लेकिन देखिए किस तरह से जो भारत की जो फोर्स है वो देखिए किस तरह से, आप देख सकते हैं ना कि भारत की फोर्स पूरी तरह से अलर्ट है। आप देख सकते हैं कि पूरे अपने ड्रेसअप में भारत की जो फोर्स है, जो सिक्योरिटी फोर्स है वो खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि एकदम पूरी तरह से अलर्ट, क्योंकि कल का जो हालात था, वाकई में कल का हालात बहुत खतरनाक था। जिस तरह से वहां पर आगजनी हो रही थी, जिस तरह से वहां पर अराजकता हो रही थी, जिस तरह से वहां पर हत्याएं हो रही थी, उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि जो भारत का जो भी सीमावर्ती जो जिला है वहां पर जो भी अपने आने जाने का आवागमन का जो मुख्य मार्ग है उसको पूरी तरह से इसी तरह से उसको ठीक किया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर है कि बालेंद्र शाह के अगला पीएम बनने की चर्चा यहां पर तेज हो रही है। ये जानकारी मिल रही है, बालेंद्र शाह का नाम सामने आ रहा है। काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। काठमांडू के मेयर, फिलहाल ये तस्वीरें काठमांडू की है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बिल्डिंग जिसे आग के हवाले कर दिया गया है, पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी है। इस तरीके के हालात इस समय नेपाल में बने हुए हैं। हिल्टन होटल, जो कि नेपाल का एक बड़ा होटल, जहां पूरी तरीके से आप देखिए कि आग की जद में है और पूरा होटल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। जो तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं, तो नेपाल से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बेहद भयावह है। इस पूरी हिंसा के बाद में कैसे सब कुछ अब खंड खंड हो चुका है, सब कुछ जला हुआ और सिर्फ राख राख बची हुई है। आग अभी तक धधक रही है। जो कल के दिन में और रात में ये आग लगाई गई, उसका हाल ये है कि बिल्डिंगें अभी तक झुलस रही हैं। तस्वीर आपके सामने है, हिल्टन होटल की तस्वीर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू इस समय जल रही है, सुलग रही है। सेना ने कल रात 10 बजे से कमान जरूर संभाली, लेकिन जो हालात हैं वो बदतर है। हिल्टन होटल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल ये आग लगाई गई थी और आज तक ये धधकती हुई आग बता रही है कि नेपाल किस तरीके से सुलग रहा है। ये खूनी क्रांति है, आप देख सकते हैं, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तमाम नेताओं को जमकर सड़कों पर लाकर पीटा भी गया, मंत्रियों को पीटा गया। सवाल ये उठाए गए कि इनके बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ते हैं, या आलिशान जीवन का किस तरीके से सोशल मीडिया पर शो ऑफ करते हैं। और नेपाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। आम लोग, खास तौर पर युवा, वो बेरोजगार हैं। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ सेना के जवान इस समय सड़कों पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल हासिल कर चुके हैं और दूसरी ओर ये वो धधकता हुआ नेपाल है। राजधानी है नेपाल की काठमांडू, जिसका हिल्टन होटल इस समय धधक रहा है, जल रहा है। कल ये आग लगाई गई थी, लेकिन अभी तक
ये आग बुझी नहीं है। ये लोगों का गुस्सा है, ये आक्रोश है। ये दिखा रहा है कि जब आम जनता जागती है और सड़कों पर आती है तो एक देश का क्या हशर हो सकता है। ये तस्वीरें वो बता रही हैं। चाहे सचिवालय हो, पूर्व प्रधानमंत्री का घर हो, मौजूदा प्रधानमंत्री का घर हो, नेताओं और मंत्रियों के आवास हो, विपक्षी दलों के नेताओं का घर हो, सब कुछ आग के हवाले करके ये बताया गया कि अब यहाँ भाई भतीजावाद या अस्थिरता या भ्रष्टाचार या युवाओं का शोषण, ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आप देखिए कि इस समय आग झुलसती हुई बिल्डिंगें, यही दिखाई देगा। और ये बता रहा है कि नेपाल की जनता किस कदर आक्रोशित यहाँ रही है। और अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा नियंत्रण में करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन नियंत्रित इस समय दिखाई दे नहीं रही है। तो ये हालात है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। आध्यात्मिक गुरु यानी कि श्री श्री रविशंकर की तरफ से बड़ा बयान दिया गया, बड़ा दावा किया गया। नेपाल हिंसा में इंटरनेशनल लिंक संभव है। रविशंकर जो गुरु हैं, गुरु श्री श्री रविशंकर, उन्होंने ये कहा है कि आंदोलन में असामाजिक तत्व यहाँ घुसे, जिसकी वजह से स्थिति और ज्यादा अनियंत्रित हुई है। हालांकि नेपाल के भी कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारा जनहानि का कोई यहाँ इंटेंशन नहीं था, यहाँ असामाजिक तत्वों ने जरूर कब्जा किया। वहाँ पर मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला गया ताकि युवाओं को कोई प्रवेश नहीं दे रहे थे। ये एक बात है। पर जब भी कोई आंदोलन हो जाता है, असामाजिक तत्व उसमें घुस जाते हैं और लगता भी है इसमें कोई और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है।